तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। इसमें टोटल 11 टॉपिक्स बताए गए हैं आपके सिलेबस में। और इसमें से अगर हम देखें तो टॉपिक 5 से लेके 9 तक ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, और साथ में डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको जस्ट एक गो थ्रू करना है, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इसको आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ देखने जैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ इन्होंने सेक्शंस कोट कर रखे हैं और रिलेवेंट जो टॉपिक उसमें डील किया हुआ है वो दिया हुआ है, इसको भी अभी कोई देखने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद इन्होंने कहा है इंट्रोडक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ। ये कंपनी लॉ जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि इंग्लिश लॉ, यानी जो आपका जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पर राज किया था, और वहां के जो लॉज थे, नॉर्मली वही लॉज हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। और कंपनी लॉ भी इंग्लिश पेरेंट्स से ही आया हुआ है, यानी इंग्लिश कंपनीज एक्ट जो था उसी की समझ लीजिए यहाँ पर कॉपी है। तो इंग्लिश कंपनीज लॉ की अगर बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इंग्लैंड में ये बना था। और उसके बाद इंडिया में फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो आया था वो 1850 में आया था। ये जैसे आपको इंफॉर्मेशन बस एक बार देखनी है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट बी अवेयर कि भाई ऐसी ऐसी इसकी हिस्ट्री रही है। ठीक है, उसके बाद 86 में कंपनीज एक्ट आया था। उसके बाद 82 में, 1913 में आया था। उसके बाद 1956 में, और उसके बाद आपका आ गया है कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे अगर हम चलें तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया में इन्होंने कहा है कि देखिए, जब भी कभी कोई एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट में तो सबसे पहले एक कमेटी का गठन होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम कंपनी लॉ डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि 1956 यानी भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद जो कंपनीज एक्ट आया, यानी 1913 का जब आया था तब ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद 1956 में जब कंपनीज एक्ट आया नया, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, भाभा कमेटी। ये आप नाम आपको बस याद रखना है कि भाभा कमेटी थी। इसके पीछे किसके पीछे? 1956 का जो कंपनीज एक्ट आया था। उसके बाद इसमें ढेरों अमेंडमेंट हुए थे, यानी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है इन्होंने। 1956 का जो कंपनीज एक्ट पास हुआ था उसके बाद यहाँ पर 60, 62, ये याद नहीं करना है आपको, जस्ट गो थ्रू करना है कि इतने अमेंडमेंट हो चुके थे इसमें। इसके बाद यहां पर मेजर डेवलपमेंट इन द कंपनी लॉ इन इंडिया। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप आराम से फ्री टाइम में इनको देखा कीजिए, है ना। ठीक है, जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तब आप इसको जस्ट लाइक अ स्टोरी बुक आप पढ़ते हैं, उस हिसाब से ये आप पढ़ सकते हैं मेजर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें आई थी, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद कंसेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड जे ईरानी रिपोर्ट। अब जैसा मैंने बताया था 1956 का जो कंपनीज एक्ट था वो काफी पुराना हो चुका था। आज के टाइम की अगर बात करें तो इसको फिर से रिप्लेस करने की जरूरत थी, इसलिए एक कमेटी फिर बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर जे ईरानी, जो डायरेक्टर थे टाटा सन्स के। ये कमेटी ने पूरा जो कंसेप्ट पेपर था वो लेके आए और कुछ सजेशंस दिए नए कंपनीज एक्ट के लिए। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 हमारा आया।
तो इसमें जो डिटेल्स दे रखी है उसको आपको जस्ट गो थ्रू करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी खास नहीं है, तो ये याद रखना है, आपको जस्ट गो थ्रू करना है इसको। फ्री टाइम जब भी आपको मिले तब आप इसको पढ़ सकते हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी का हमारा प्रेजेंट कंपनीज एक्ट है, उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 29 अगस्त 2013। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है सर, इसके बारे में मैं बता देता हूं। जब भी कोई एक्ट आता है हमारा, सेंट्रल एक्ट, यूनियन एक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो एक्ट बनने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और वो जो बिल रहता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउसेस में जब ये पास हो जाता है, लोअर हाउस अपर हाउस में पास हो जाता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट की उसको मंजूरी मिल जाती है, प्रेसिडेंट अपने साइन कर देता है उसके ऊपर जो पास हो चुका है लोकसभा राज्यसभा में बिल, तो वो बन जाता है आपका एक्ट। तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। और वो इंप्लीमेंट होता है, जो भी उसमें कहा गया है कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा, वो एक्ट में बताया जाता है कि ये एक्ट कब से इंप्लीमेंट होगा, उस तारीख से वो एक्ट फिर एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहां पर जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसको मंजूरी मिली थी प्रेसिडेंट की 29 अगस्त 2013 को। यानी यूं समझ लीजिए ये कंपनीज एक्ट 2013 का बर्थडे है, 29 अगस्त 2013। अच्छा, इसके बाद इसमें काफी अमेंडमेंट हुए। हमारे यहाँ अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं, यानी एक बार में अच्छा काम हो जाएगा पूरा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो भी इतनी डायनामिक है कि नई नई चीजें आती हैं और उसको अमेंड करना पड़ता है। तो ये 13, 15 में अमेंडमेंट हुआ था इसका, इसके बाद 16 में अमेंडमेंट हुआ, 17 में अमेंडमेंट हुआ, 19 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 20 में भी अमेंडमेंट हुआ है, जो मॉड्यूल में नहीं दे रखा है वो हम अलग से देख लेंगे उसको, और उसके बाद 21 में भी अमेंडमेंट हुए हैं। और ये अमेंडमेंट तो होते ही रहते हैं, जो भी अमेंडमेंट आते हैं, जैसे आज कल को मान लीजिए वापस अमेंडमेंट आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको हमको अलग से देखना रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बाकी कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा है रीडिंग मेथोडोलॉजी ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इट्स लीगल ऑरा। इसमें देखिए कुछ कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये कहते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट 2013 ये कोई एक स्टैंड अलोन पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, एक इकोसिस्टम है जो पूरे कॉर्पोरेट को गवर्न करता है। इसमें ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इन सभी को मिला के इसको हमको देखना है। इसके बाद ये कहते हैं ये जब इंप्लीमेंट हो रहा था एक्ट 2013 का, तो ये एक ही दिन में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेजिस्लेशन था। 1956 से 2013 का जब एक्ट इंप्लीमेंट हुआ, यहां से यहां पर जब हम आए सॉरी, तो इसमें एक लंबा टाइम लगा हमें इंप्लीमेंट करने में, और कई तरह के सवाल आते हैं एक्सपर्ट्स के कि भाई इंटरप्रिटेशंस का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर अंडर सेक्शन 470 विद इन फर्स्ट 5 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2000। यानी 2013 के एक्ट के इम्प्लीमेंट यानी जब आ जाएगा, उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है अंडर 470। वो उसको इंटरप्रिटेशन का जो भी है वो बता सकती है। ये आपको जस्ट देखना है, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको हिस्ट्री और ये सारी चीजें बता रहा हूं, जैसे एक बार गो थ्रू करना है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 460 एग्जाम सर्टेन कंपनीज फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट वैसे तो सभी कंपनीज के ऊपर लगेगा, लेकिन 460 में पावर है कि कुछ कंपनीज को इससे बाहर रखा जा सकता है, वो 460 में पावर दे रखी है। इसके बाद ये कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अमेंड शेड्यूल्स। देखिए एक्ट जो होता है उसके नीचे कुछ शेड्यूल्स दिए रहते हैं, ठीक है, और ये जो शेड्यूल्स रहते हैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहती है, जैसे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आर्टिकल्स के फॉर्मेट है,
मेमोरेंडम के, ये सारे शेड्यूल्स को अमेंड करने का पावर किसके पास दे रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड कर सकती है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एक्ट, देखिए ये पूरा कंपनीज एक्ट जो बना है, ये एक्ट बिना रूल्स के आप स्टडी नहीं कर सकते, यानी रूल्स में काफी कुछ आपका लीगल सिस्टम वहां पर हमको दे रखा है, तो इनको दोनों को स्टडी करके ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कंपनीज एक्ट को। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि जब कभी भी कुछ अमेंडमेंट करना रहता है, एक्ट में जब भी कुछ अमेंडमेंट करना रहता है, तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ता है, यानी कोई छोटा मोटा काम नहीं है एक्ट में। और रूल्स का जो अमेंडमेंट रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स दे रखी रहती है कि आप जो रूल्स बना सकते हैं, तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाने की जरूरत नहीं है। रूल्स बना सकती है गवर्नमेंट और उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकती है अपने हिसाब से, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये जो पूरा एक्ट है, जो मेन प्रोविजंस है, मेन, ठीक है, वो सारे कहां पर दे रखे हैं? एक्ट में। और उसके बाद ऐसे सारे प्रोविजंस और जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट रहते हैं, जिसमें कि समय समय पर बदलाव करने की जरूरत रहती है, जल्दी जल्दी बदलाव करने की जरूरत रहती है, वो सारे रूल्स में दिए जाते हैं, जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़ी कुछ चेंज करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे उसको कर सके। ठीक है, तो एज मे बी प्रिस्क्राइब, जब भी एक्ट में हम वर्ड्स देखेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब हमको रूल्स देखना है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए बनाए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहते हैं, बाकी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का अगर हम जिक्र करें, तो देखिए कंपनीज जो हैं उनको कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने रहते हैं। ठीक है, अब ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अलग से हमारा सेक्शन है, उसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अब चलते हैं यहां से, ये वाला एक पॉइंट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कंपनी का मतलब बताया गया है, यानी डेफिनेशन बताई गई है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आपका नोटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप, मैंने जैसे बताया था आपको कि एक कॉपी लेना है आपको, और उसमें कंपनी हेडिंग डालिए, और उसमें कंपनी जो वर्ड बना है वो कैसे बना है, ये यहां पर बताया गया है। तो ये जो कंपनी वर्ड है, ये एक्चुअली क्या है? लैटिन वर्ड है। लिखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इट्स अ लैटिन वर्ड, और ये दो वर्ड्स को मिलके बना है। जैसे कम, कम का मतलब है विथ और टुगेदर, साथ साथ, ठीक है, कम। एंड नीस का मतलब होता है ब्रेड। इसका मतलब यह है कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है, कंपनी का मतलब यहां ये बता रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु टुक देयर मील्स टुगेदर, यानी जो साथ साथ मील्स ले रहे हैं, यानी नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अभी ये वर्ड ऐसे बना कंपनी, ठीक है, कंपनी वर्ड की जो रचना हुई है, जो उत्पत्ति हुई है, वो इस तरह से हुई है। ये आपको नोट करना है। कभी भी कंपनी के बारे में कुछ दो शब्द लिखने को बोलेंगे तो आपको वो लिखते आना चाहिए। अब ये सर आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है कंपनी का, ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए, इनका आइडिया ये था कि पहले जो समय था उसमें जो बिजनेस करते थे वो रिच क्लास के लोग करते थे, केवल जो अमीर थे, और वो जो बिजनेस करते थे तो वो अपने जो बिजनेस है वो डिस्कस करते थे आपस में बैठ के, ऑन डाइनिंग टेबल, मिल बैठ के करते थे, बिजनेस की बातें करते थे जब कभी भी वो टेबल पे आते थे। और यहीं से इस वर्ड का, जो समझ लीजिए, उत्पत्ति हुई है, ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया है कंपनी। ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक है। इसके बाद देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट एक वर्ड यूज होता है। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए। बॉडी का मतलब है कि कुछ पर्सन्स, ठीक है, ये कंपनीज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कुछ पर्सन्स दे आर मेड इनटू वन बॉडी, यानी इनकी ये जो बॉडी है इसकी एक अलग पहचान होती है।
ठीक है, इट हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। जैसे कि ये तीन लोगों ने मिलके एक कंपनी बनाई, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों ने मिलके एक कंपनी बनाई। तो ये तीनों अपने आप में अलग पर्सन है और साथ में ये भी एक अलग से पर्सन है, कंपनी, ठीक है, इट इज अ डिफरेंट पर्सन। दीज पीपल आर मेड इनटू वन बॉडी। अब ये जो कंपनी है ये अपना बिजनेस खुद कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, इसका एक अलग से वजूद रहता है, इसीलिए इसको एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कुछ लोगों को एक बॉडी की फॉर्म में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है, एक अलग उसका एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बाद एक वर्ड है कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये भी जो वर्ड है इसको आपको नोट करना है, ठीक है, कॉर्पोरेशन को। ये डिराइव हुआ है वर्ड, लैटिन वर्ड कॉर्पस से। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जरूरी है कि आप ये नोट करें। कॉर्पोरेशन लैटिन वर्ड कॉर्पस से बना है और जिसका सीधा सीधा मतलब है बॉडी, ठीक है, जैसे इंसानों की बॉडी। अभी मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाऊं तो एक पर्सन है, ये इसकी बॉडी है। अगर आप फिलोसॉफी की बात करें, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो आत्मा, स्पिरिचुअलिटी में क्या बोला गया है कि आत्मा है जो बॉडी में निवास करती है। ये जो बॉडी है इसका, ये तो नश्वर है, ठीक है, ये यहाँ पर आप इससे, इस बॉडी के थ्रू ही सारी एक्शंस कर सकते हैं। ये जो राइट्स हैं, ये जो लायबिलिटीज हैं इस पर्सन की, ये सारी इस बॉडी से अटैच है। ये अपने आप में कुछ नहीं है आत्मा, ये जस्ट स्पिरिचुअल एंगल बता रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए यहां पर इन्होंने बोला है कि ये तीन जो पर्सन है इन्होंने मिलके कुछ बनाया है कंपनी। ये ऑन लीगल पेपर एंड लॉ के हिसाब से ये एक अलग पर्सन है, ठीक है, इट इज अ डिफरेंट। हाँ, ये लीगल पर्सन है, इसको आप देख नहीं सकते, इसकी कोई नेचुरल बर्थ नहीं होती, जैसे इंसानों का जन्म होता है वैसे नहीं होता। ये लॉ की प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है और जैसे ही इसका जन्म होता है ऑन पेपर एज पर लॉ, तो इसके पास कुछ राइट्स और लायबिलिटीज भी आ सकती है, जैसे नेचुरल पर्सन रहते हैं उसी तरह से इस पर्सन कंपनी के पास भी राइट्स और लायबिलिटीज आ सकती है, ठीक है। तो ये एक कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, इसकी कुछ डेफिनेशंस है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी हाल फिलहाल जैसा आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा है कि एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी जो बनती है वो कैसे बनती है, तो ये कहते हैं कि कोई भी इनकॉर्पोरेट कंपनी है वो दो तरीके से बन सकती है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या तो एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बनी है स्पेशल एक्ट में बनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी स्पेशल एक्ट्स पास किए गए हैं उसमें बनी है, ठीक है, या फिर अपना जो कंपनी लॉ है उसमें बन सकती है इनकॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है। अब जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन, जैसे इन्होंने इनका एग्जांपल्स आपको नोट करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे लिख लीजिए LIC, इसके बाद SBI, फला फला, ढेर सारे नाम आएंगे, मैं आपको बस एक दो एग्जाम के कोट करने के हिसाब से बता रहा हूं। ये आपके स्पेशल एक्ट्स में बनी है, ठीक है, इसको आपको नोट करना है। इसके बाद कंपनी लॉ में सर क्या बना है, और तमाम कंपनियां जो आप देखते हैं यहां पर वो सारी की सारी कंपनीज कंपनी लॉ में बनी है। जैसे टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। वैसे आपके आसपास जो भी कंपनीज है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम लगा हुआ है वो सब इसी में बनी है, ठीक है। ये जो कंपनीज है कंपनी लॉ में बनी है, तो स्पेशल एक्ट्स में या कंपनी लॉ में बन सकती है। तो अब यहां पर ये कहते हैं कि इन लीगल सेंस कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ये कहते हैं आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन दोनों से मिलकर बनती है। अब ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्होंने यहां पर बताया है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि कंपनी इज एन एसोसिएशन, यहां पे हमने देखा ना कुछ लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, तो ये जो कंपनी मिलके लोग बना रहे हैं
ये कैसे हो सकते हैं? ये नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये नेचुरल पर्सन्स मिलके भी बना सकते हैं कंपनी, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन्स मिलके भी बना सकते हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज मिलके भी एक नई कंपनी बना सकती है, ए बी लिमिटेड या जो भी नाम है इसका। यानी इसके जरूरी नहीं है कि ये जो लोग जो कंपनी बना रहे हैं, यानी जो मेंबर्स हैं उसके, वो जरूरी नहीं कि नेचुरल पर्सन हो, इवन कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। तो ये यहां पर कहते हैं कि कंपनी एसोसिएशन है बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन का, एंड क्रिएटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री, चाहे वो स्पेशल एक्ट हो या कंपनी लॉ हो, लॉ ऑफ द कंट्री यानी इंडिया में जो भी लॉज हैं उसके हिसाब से जो बनी है उसको हम कंपनी कह सकते हैं। यहां पर जनरल मीनिंग इसका बताया गया है। आगे चलते हैं। ये एग्जाम में आने के चांसेस वैसे कम है, लेकिन फिर भी आपको याद तो रखना है। इसके बाद कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब देखिए, जब बात करते हैं कंपनी की अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसकी डेफिनेशन हम आगे भी देखेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 में वर्ल्ड कंपनी को डिफाइन किया गया है, और ये जो कंपनी को डिफाइन किया गया है ये कहां पे किया गया है? सेक्शन 20 की क्लॉज 20 में, सॉरी सेक्शन 2 की क्लॉज 20 में, ठीक है। इसमें कंपनी वर्ड को डिफाइन किया गया है, और उसके मुताबिक कंपनी का मतलब है सर कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ यानी 1956 का, 1913 का, यानी पहले के कंपनी, उनको हम कंपनी कहेंगे, ठीक है। अभी इसको अलग से हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद ये तो हम आगे देखेंगे, ये वाला हिस्सा अभी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक डेफिनेशन नहीं, एक इंटरप्रिटेशन। देखिए, जब कंपनी नई नई आई थी, तो जब कंपनी नई नई आई थी, कंपनी का कंसेप्ट नया नया था, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये पर्सन है, ये बिजनेस करते थे, इन्हीं का बिजनेस रहता था ना। जैसे ये राम और श्याम है, मान लीजिए ये बिजनेस करते थे मिलके, ये अलग से कंपनी का क्या मतलब है, ये इन्होंने कंपनी बना ली, इसका मतलब ये कंपनी अलग है इनसे। तो ये कंसेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये नई नई चीज थी उनके लिए उस वक्त, ठीक है। तो जस्टिस लिंडले, इनका नाम आपको लिखना है, कोट करना है। बहुत खूबसूरती से इन्होंने पुराने जमाने में समझाया था, जब नया नया लोगों को समझ में नहीं आता था केस लॉ में, और इसको आपको कोट करना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझ लीजिए। ये कहते हैं एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। तो जस्टिस लिंडले ने इसको इस तरह से बताया कि इट्स एन एसोसिएशन। क्या है? इट्स एन एसोसिएशन, लिखना है यह, ठीक है। कभी भी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरी तरह से समझाते आना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। तो सबसे पहले लिंडले कहते हैं कि देखिए, कंपनी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये सर अपना जो भी मनी है, पैसा है, वो एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसको हम स्टॉक कह रहे हैं, मनी। इसमें क्या डाला है इन्होंने? सबने मिलके पैसा डाला, ये स्टॉक। एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस। और ये जो पैसा है, ये मनी है, ये किस में लगा रहे हैं? बिजनेस में। ये किसी बिजनेस में या किसी ट्रेड में ये पैसा लगा रहे हैं, ठीक है सर, लगा दिया। और उसके बाद बिजनेस या ट्रेड में बेशक प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि जब कभी भी ऐसा होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो वो प्रॉफिट और लॉस वो आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, वो आपस में बांट लेते हैं। ये समझ में आ गया? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चित्र, ये जो डायग्राम है,
इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और इसमें लिखिए जस्टिस लिंडले ने इस तरह से पुराने जमाने में लोगों को समझाया था कि भाई कंपनी का मतलब ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो कॉमन स्टॉक है, ठीक है, ये जो कॉमन स्टॉक है, मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं अभी आपके लिए। ये जो कॉमन स्टॉक दिख रहा है ना, इसको लिंडले ने कहा कि ये कैपिटल है सर कंपनी का, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है इसे इसने कैपिटल बताया है, ठीक है। द पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, और ये जो लोग यहां पे दिख रहे हैं जिन्होंने ये पैसा लगाया था इसमें, इनको हम क्या कहेंगे, मेंबर्स। क्या कहेंगे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इज हिज शेयर। तो ये जो प्रपोर्शन में इन्होंने पैसा लगाया है, मान लीजिए इसने 1 लाख लगाया है, अभी यहां बता देता हूं, 1 लाख इसने लगाया है, इसने 2 लाख लगाया है, इसने 5 लाख लगाया है, और इसने 10 लाख लगाया। अब ये जो प्रपोर्शन में लगाया इसको क्या कह रहे हैं यहां पर, शेयर। यानी शेयर है ना, हिस्सा, सीधी सी बात है, वो उनका शेयर है, उसको हम शेयर कहेंगे। आने वाले समय में पूरा उस पर डिस्कस होगा। द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। ये कहते हैं कि ये जो शेयर है, इनका जो हिस्सा है, हिस्सेदारी जो बोलते हैं, ये ट्रांसफरेबल है, यानी ये पर्सन चाहे तो अपना हिस्सा किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुछ जस्टिस लिंडले ने ये बताया है, और भी मैं इसके आगे कुछ और भी जोड़ देता हूं कि ये जो शेयरिंग होता है ना प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट जो हुआ है ये इन्हीं के पास जाता है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए, डिविडेंड, आगे सब पता चलेगा। यहां तक आपने नोट कर लिया तो आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। लेट्स मूव। चलिए अब बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ये जो हिस्सा है, अभी मैं इसको इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियोस देखिए मैं चाहता हूं कि वीडियोस आपके ऐसे हो जो कम से कम समय में आप एक बार में कुछ चीजें समझ सके, जैसे आधा घंटा है ना, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा। अगर इससे ज्यादा इकट्ठा वीडियो होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जो भी वीडियोस हैं वो आपको पार्ट्स में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये अभी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यूं समझ लीजिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आना ही है। ये मैं अलग से वीडियो इसके लिए बना रहा हूं, इसको आप अभी तक जो इसमें बेसिक मैंने बताया है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो हिस्सा हमने अभी कवर किया है इसमें जस्ट जनरल बातें हैं, स्टडी मटेरियल से आप फुर्सत में इनको देख सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के बारे में लास्ट में जो मैंने बताया है, इसको जरूर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी इतना ही, अभी फिर आने वाले वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे।